क्या हाल चाल। कैसी चल रही है भाई आपकी पढ़ाई? नमस्ते जी, नमस्ते। आज अपन पढ़ेंगे टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस। जितने आपने स्टेट्स में फॉर्मूले पढ़े हैं, लगभग उतने के उतने जो है वो आज के इस सेशन के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन ज़्यादा चांस है कि कॉन्सेप्ट पे बेस्ड ही क्वेश्चन आएगा, और जो आप कर लोगे इन फॉर्मूलों पे ज़्यादा दिमाग पहले नहीं लगाए। अगर आपके पास सब कुछ हो ही जाए सिलेबस, फिर उसके बाद में इसके ऊपर दिमाग लगाएं। कोशिश करें कि इसको 5-6 दिन तक लगातार मॉर्निंग में और इवनिंग के अंदर इन नोट्स को एक एक बार देखते जाएं, ताकि आपको पता चले कि भाई फॉर्मूला जो वो आइडेंटिफाई करना सीख जाओ। एमसीक्यू के अंदर अगर पूरा याद नहीं है, लेकिन अगर आप आइडेंटिफाई भी कर लोगे तो भी काम बन जाएगा। फॉर्मूले इसके अंदर है बहुत ज़्यादा, और इंटरप्रिटेशन समझे एक एक फॉर्मूले का तो बहुत ज़्यादा समय लगेगा, जितना इसका यूज है नहीं। क्वेश्चन इसके आसान ही आते हैं, चाहे कोई भी एग्जाम हो, लगभग नेट का या जो भी एग्जाम होते हैं सब में इसके क्वेश्चन जब भी पूछे गए हैं तो सिंपल ही पूछे गए हैं, क्योंकि ये एक्चुअल के अंदर जब वाकई रिसर्च की जाती है तभी इन फॉर्मूलों का जो है वो रिलेवेंस जो है वो समझ आता है। लेकिन इनके एजम्पशन के बारे में, इनके यूज के बारे में, इनकी लिमिटेशन के बारे में, इनके बारे में जरूर क्वेश्चन जो पूछा जा सकता है। इसको अपन नोट से देखेंगे, और कोशिश कीजिएगा कि इसको आप 4-5 दिन तक कंटिन्यू जो वो देखें। दो चैप्टर जो है वो आईबीएसटी के अंदर ऐसे हैं जिनके अंदर जो है वो चीज़ें याद करने लायक जाता है। एक तो ये टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस है, और एक अनोवा है, और दो ही ईएफएम के अंदर है। वहाँ पर एक अनोवा है और एक क्यूइंग थ्योरी है। वैसे इसके अंदर सिंपल से फॉर्मूले हैं। वैसे बातें जो है इसके अंदर काफ़ी सारी जो है वो हम जो पहले काई स्क्वायर वगैरह में पढ़ रहे थे ना, वो सेम टू सेम जो वो रिपीट होगी। सबसे पहले लिख रखा है स्टेटिस्टिकल सिग्निफिकेंस। स्टेटिस्टिकल सिग्निफिकेंस, यहाँ पर सिग्निफिकेंस वर्ड जो है वो यूं मत समझिएगा कि सिग्निफिकेंट है मतलब कि अच्छा है। सिग्निफिकेंट का मतलब ये किसके बारे में बात कर रहा है, जो डिफरेंस है क्या वो सिग्निफिकेंट है या नहीं है, उसके बारे में बात कर रहा है। और अगर सिग्निफिकेंट है तो इसका मतलब क्या है, अगर डिफरेंस सिग्निफिकेंट है इसका मतलब क्या है कि नल हाइपोथेसिस जो भी है उसको अपन क्या करेंगे, रिजेक्ट करेंगे। क्या लिखा है, इट मीन्स द वैल्यू ऑफ द टेस्ट ऑफ द एट्रीब्यूट लाइंग आउटसाइड द एक्सेप्टेबल लिमिट। एक्सेप्टेबल लिमिट क्या होगी, ये जो है वो अपन लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पहले से तय करते हैं, और उसके हिसाब से अपन जैसे ये अपना नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से बात करते हैं, तो 95% है तो इसका मतलब क्या होगा, ये जो है ये 95% में अगर आएगा तब तो अपन क्या करेंगे, इसे एक्सेप्ट करेंगे। तो ये तो क्या है, एक्सेप्टेबल एरिया है। और ये जो है वो 0.025 इधर और 0.025 इधर, ये जो है वो क्या हो जाएगा, रिजेक्टेड एरिया। या फिर वन टेल टेस्ट है तो उस केस के अंदर क्या हो सकता है, ये एक साइड के अंदर हो जाएगा, तो ये यहाँ पर 0.50 हो जाएगा, और 95% पूरा इस साइड हो जाएगा। रिजेक्शन ऑफ नल हाइपोथेसिस और दैट इज द इफेक्ट इज जीरो, से अपन क्या कहेंगे, इफेक्ट जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है, मतलब कि बात खत्म हो गई यहाँ पर। सिग्निफिकेंस टेस्ट इज द टेस्ट ऑफ सिंपल हाइपोथेसिस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू दैट द अकॉर्डिंग टू
expected value of the statistical test and its calculated value are different and the whether this difference is significant or not significant. कल भी अपन काई स्क्वायर में भी कह रहे थे कि अपन क्या करते हैं, दो चीजों में कंपेयर करते हैं, प्रोसेस सारा सेम होगा, चाहे काई स्क्वायर का किया जा रहा है चाहे इसका किया जा रहा है, चाहे जेड टेस्ट से करेंगे। गुड क्वेश्चन। एग्जाम कब होगा? कैलकुलेटेड जो है वो वैल्यू और उसका कंपैरिजन करते हैं, कैलकुलेटेड वैल्यू का किसके साथ? एक्सपेक्टेड वैल्यू। तनु वेट मनु देख रखा है? गुड क्वेश्चन, यू आर गुड क्वेश्चन। उस तरीके का है भाई ये तो क्वेश्चन, बट योर क्वेश्चन हर्ट्स में इस तरीके से भाई, इसका किसी के पास आंसर नहीं है, कोई भरोसा नहीं आरपीएससी का। हो सकता है पूरे 50% चांस है कि वो टाइम पे एग्जाम करवा भी दे और पूरे 50% चांस है कि वो टाइम पे एग्जाम नहीं करवाए। नहीं करवाने के भी रीजन है और करवाने के भी रीजन है, तो कुछ कहा नहीं जा सकता। यहाँ तक की बात समझ आई? वो कह रहा है सिग्निफिकेंस टेस्ट जो वो डिपेंड करता है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस मतलब वो जो इन्वेस्टिगेटर है वो कितना डिसाइड करता है, 5% डिसाइड करता है। इसका मतलब क्या है कि वो 5% का डिफरेंस अगर होगा तो वो क्या कर लेगा? टॉलरेट कर लेगा। अगर 1% तय कर लेता है, इसका मतलब क्या 1% तक का होगा तो वो टॉलरेट कर लेगा। यहाँ तक की बात समझ आई? यहाँ तक क्लियर है भाई? क्लियर है? जैसे एग्जाम्पल के लिए अपन लेंगे म्यू और म्यू ऑफ पॉपुलेशन एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस एंड टू टेल टेस्ट। तो अपन जैसे ये करेंगे भाई, एक्स बार जो है माइनस म्यू डिवाइडेड बाय जो है, ये अलग अलग सिचुएशन होगी। कई बार स्टैंडर्ड डेविएशन लगेगा, कई बार स्टैंडर्ड डेविएशन अपन अंडर रूट एन लगेगा, वो अलग अलग सिचुएशन पे होगी। अगर इसकी वैल्यू, ये सिर्फ एग्जांपल के लिए ले रखा है, ये अपन आगे डिस्कस करेंगे। अगर इसकी वैल्यू जो 1.96 से ज़्यादा आ रही है, इसका मतलब क्या है? डिफरेंस सिग्निफिकेंट है और नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट करेंगे। और अगर इसकी वैल्यू, ये क्या है? ये कैलकुलेटेड वैल्यू, अगर ये 1.96 से कम आ रही तो अपन क्या करेंगे? डिफरेंस जो वो सिग्निफिकेंट नहीं। सर क्या हमेशा ही 1.96 से करेंगे? नहीं, ये 5% जो है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे, और वो भी टू टेल टेस्ट जो होगा तो उसके इसके अंदर 1.96 होगा। बाकी अलग अलग वैल्यू होती है जो कि अपन ने टेबल पहले भी दे रखी है, उसके हिसाब से अपन क्या करेंगे? वैल्यू देखेंगे। मेनली टू टाइप ऑफ प्रॉब्लम आर फेस, दो तरीके की प्रॉब्लम होगी। एक तो क्या होगा? रिगार्डिंग कंपैरिजन बिटवीन टू सैंपल, और एक रिलेटेड टू कंपैरिजन ऑफ सेल सैंपल एंड ओरिजिनल पॉपुलेशन। यहाँ पर अपन, और आगे जब भी टेस्ट पढ़ेंगे ना, तो टेस्ट में भी क्वेश्चन यही ज्यादा पूछे जाते हैं कि भाई कौन सा टेस्ट क्या क्या चीजें जो वो कैलकुलेट करने में या टेस्ट करने में मदद करता है। एक तो इस पॉपुलेशन से अपन ने क्या किया? सैंपल कैलकुलेट किया, इसके हिसाब से एस्टिमेट किया, और फिर टेस्ट कर रहे हैं कि ये जो एस्टिमेट है वो सही है या नहीं है। दूसरा है कि इस पॉपुलेशन से अपन ने दो सैंपल लिए और इन दोनों सैंपल के बीच में जो अपन क्या कर रहे हैं? कंपैरिजन कर रहे हैं। तो ये जो टेस्ट होंगे वो मेनली दो तरीके की प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व करेंगे। एक तो सैंपल का और पॉपुलेशन का, और एक दो सैंपल के बीच में जो है उनके बीच में कंपैरिजन के लिए काम आएंगे। प्रोसीजर क्या होगा ये थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रोसीजर या स्टेप जो वो पूछे जा सकते हैं कि किसके बाद क्या क्या होता है। सबसे पहले अपन हाइपोथेसिस रखते हैं। हाइपोथेसिस के अंदर भी इन जनरल अपन कौन से हाइपोथेसिस रखते हैं? नल हाइपोथेसिस रखते हैं। फिर अपन लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस तय करते हैं। फिर जो भी टेस्ट है वो टेस्ट करते हैं, उसके हिसाब से अपन क्रिटिकल रीजन जो वो तय करते हैं। क्रिटिकल रीजन वैसे सिग्निफिकेंस के हिसाब से ही तय होता है। और उसके बाद में जो भी नेसेसरी कंप्यूटेशन करते हैं, और फिर जो कैलकुलेटेड वैल्यू और जो टेबल वैल्यू है या फिर जो वैल्यू होनी चाहिए एक्सपेक्टेड वैल्यू, उनका कंपैरिजन करते हैं। और उसके बाद में क्या करते हैं? डिसीजन देते हैं कि भाई या तो नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट करेंगे या नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट करेंगे। अब थोड़ा सा डिटेल के अंदर दे रखा है, वैसे इसके अंदर बाकी वाले तो टेस्ट के हिसाब से दे रखे हैं, आगे वाले सारे एक नल हाइपोथेसिस सॉरी सेटिंग ऑफ हाइपोथेसिस जो है उसके बारे में थोड़ा सा यहाँ दे रखा है कि कौन सी वाली सिचुएशन में कैसे कैसे नल हाइपोथेसिस रखे जाते हैं। इसके बारे में पूछा जा सकता है कि भाई इस वाले केस में किस तरीके से नल हाइपोथेसिस बनाएंगे।
सेटिंग अप हाइपोथेसिस, वैल्यू ऑफ अज्यूम्ड मीन ऑफ स्पेसिफाइड पॉपुलेशन। अपन ने क्या किया है, पॉपुलेशन का एक मीन जो है वो तय किया है। पॉपुलेशन का एक मीन तय किया है और एक कैलकुलेटेड मीन है। तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे, पॉपुलेशन के मीन और अपना जो पॉपुलेशन का जो एक्चुअल मीन है और जो कैलकुलेटेड मीन है, इन दोनों के बीच में क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे। तो यहाँ पर नल हाइपोथेसिस कैसे करेंगे कि ये दोनों जो है वो क्या है, बराबर है। और अल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या हो जाएगा कि ये दोनों बराबर नहीं है। या फिर इसी की जगह अपन ये भी कर सकते हैं, सैंपल इज सेलेक्टेड फ्रॉम द गिवन लार्ज पॉपुलेशन हुज मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन आर, जो वो दे रखा है उसके हिसाब से अपन ये भी तय कर सकते हैं कि भाई जो अपना सैंपल का जो मीन है और जो पॉपुलेशन का मीन है वो दोनों बराबर है। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स बार माइनस जो पॉपुलेशन का म्यू है वो 0 है, और अल्टरनेट के अंदर क्या हो जाएंगे, इन दोनों में डिफरेंस हो जाएगा। या फिर सिग्निफिकेंस टेस्ट ऑफ डिफरेंस बिटवीन द अर्थमेटिक मीन ऑफ टू लार्ज सैंपल सेलेक्टेड फ्रॉम, या फिर अपन दो जो है सैंपल के अर्थमेटिक मीन के बारे में भी कर सकते हैं। तो H0 क्या हो जाएगा कि पहले का अर्थमेटिक मीन बराबर है दूसरे का अर्थमेटिक मीन के। तो ये अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग तरीके से जो कैलकुले नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेट हाइपोथेसिस सेट करेंगे। फिर इनको अपन क्या करते हैं, चेक करते हैं। ये पिछली बार क्वेश्चन था कि लार्ज साइज सैंपल जो वो क्या होता है, कितना होता है। वैसे इसका लार्ज साइज और स्मॉल साइज जो है वो एक रिलेटिव टर्म है, लेकिन इन जनरल हम लार्ज साइज उसे कहते हैं जहां पर सैंपल साइज जो वो 30 से ज़्यादा होती है। द टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस यूज फॉर द डीलिंग विद द प्रॉब्लम रिलेटिंग टू लार्ज सैंपल आर, उसमें क्या होगा, एक तो रैंडम सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स इज अप्रोक्सीमेटली नॉर्मल होगा। पहली चीज तो क्या होगा कि भाई जैसे ही आप सैंपल साइज बढ़ाओगे, एक सेंट्रल लिमिट थ्योरम जो है वो चलती है कि जैसे जैसे आप इसको बढ़ाओगे वैसे वैसे वो क्या होता जाएगा, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बनता जाएगा। तो 30 से ज़्यादा है तो एक तो रैंडम सैम्पलिंग ली है, और अगर 30 से ज़्यादा है तो उसके इसके अंदर वो अप्रोक्सीमेटली नॉर्मल हो जाएगा। वैल्यू गिवन बाय द सैंपल आर सफिशिएंटली क्लोज टू द पॉपुलेशन वैल्यू, और वो कह रहा है कि इस सैंपल की वैल्यू जो है, एक अपन ने और लॉ पढ़ा था, लॉ ऑफ इनर्शिया ऑफ लार्ज नंबर की, जैसे जैसे अपन सैंपल साइज जो वो इंक्रीज करते हैं तो सैंपल के कैरेक्टरिस्टिक्स और पॉपुलेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स वो क्या होने शुरू हो जाते हैं, क्लोज होना शुरू हो जाते हैं, एक दूसरे के नजदीक आना शुरू हो जाते हैं, मतलब उनके बीच गैप जो वो कम होना शुरू हो जाता है। तो वो कह रहा है कि अगर ये सफिशिएंटली लार्ज है तो उस केस के अंदर क्या हो जाएगा, पॉपुलेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स और सैंपल के कैरेक्टरिस्टिक्स जो वो क्या होने शुरू हो जाएंगे, एक जैसे होने शुरू हो जाएंगे। और इस वजह से हमें अगर कभी जरूरत पड़ी कि कोई पॉपुलेशन का पैरामीटर नहीं है अवेलेबल, तो अपन क्या करेंगे, सैंपल का जो भी कैलकुलेट स्टेट से उसको अपन क्या करेंगे, यूज कर लेंगे। जैसे कि स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए पॉपुलेशन का, वो नहीं है तो अपन क्या कर लेंगे, सैंपल का स्टैंडर्ड एरर जो है वो यूज कर लेंगे। टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस, भाई यहाँ तक की बातें ठीक है। टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस फॉर एट्रीब्यूट और फॉर वेरिएबल। एट्रीब्यूट में अपन क्या करेंगे, एट्रीब्यूट के अंदर तो क्या होगा, देखो एट्रीब्यूट में करना थोड़ा सा वो जो कैलकुलेशन जो है वो क्या हो जाती है, मुश्किल हो जाती है। क्यों, क्योंकि वहां पर क्या है, एट्रीब्यूट है। तो अपन क्या करते हैं यहाँ पर, जब भी अपन ये एट्रीब्यूट का जो भी पढ़ेंगे ना, उसके अपन अंदर अपन क्या लगाएंगे, बाइनोमियल थ्योरम जो है वो, हाँ लगभग सेम ही है। अभी तक तो सेम ही है, आगे जो थोड़े फॉर्मूले आएंगे बाकी लगभग प्रोसेस सेम ही है। देखो यहाँ पर क्या है, एट्रीब्यूट्स के अंदर केस क्या होता है कि भाई या तो प्रेजेंट है या एब्सेंट है, तो वो यहाँ पर नॉमिनल वैल्यू या क्वांटिटेटिव वैल्यू तो अवेलेबल होती नहीं है। इस वजह से यहाँ पर जो टेस्ट वगैरह वो सारे के सारे थोड़े से मुश्किल हो जाते हैं। तो यहाँ पर अपन क्या करते हैं, यहाँ पर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को यूज करते हैं। सर नाम तो सुना सुना है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, अरे भाई नाम नहीं सुना, प्रोबेबिलिटी के अंदर पढ़ा था, सक्सेस डिवाइडेड बाय एम डिवाइडेड बाय एम, एम प्लस एन जो है वो अपन ने पढ़ा था उस तरीके का।
तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे, जो प्रेजेंट है उसको क्या करेंगे, सक्सेस मानेंगे, और एब्सेंट जो उसको क्या मानेंगे, फेलियर मानेंगे, और फिर उसके हिसाब से अपन जो कैलकुलेशन करेंगे। तो वो एट्रीब्यूट क्या हो सकता है, टेस्ट फॉर द नंबर ऑफ सक्सेस, कि भाई नंबर ऑफ सक्सेस हम जो मान रहे हैं और एक्चुअल में जो नंबर ऑफ सक्सेस है क्या वो सेम है या नहीं है। या फिर अपन ये कर सकते हैं टेस्ट फॉर द प्रपोर्शन ऑफ सक्सेस, कि भाई हमारे हिसाब से सक्सेस का जो प्रपोर्शन है और जो एक्चुअल में सक्सेस का प्रपोर्शन है वो सही है या नहीं है, सेम है या नहीं। या फिर टेस्ट फॉर द डिफरेंस बिटवीन द प्रपोर्शन, इनके बीच में कितना डिफरेंस है उसको चेक कर सकते हैं। या टेस्टिंग फॉर द डिफरेंस बिटवीन द प्रपोर्शन एज्यूमिंग दैट द यूनिवर्स डिफर इन द प्रपोर्शन, की यूनिवर्स खुद ही जो है वो क्या कर रहा है, डिफर हो रहा है, अलग अलग हो रहा है प्रपोर्शन के अंदर। तो उस केस के अंदर कैसे करेंगे, वेरिएबल के लिए आगे देखेंगे। फिर आता है टेस्ट फॉर द सिग्निफिकेंस फॉर द attribute. In case of attribute, we can only find out the presence or absence of the particular characteristics. With such a data, the binomial type of problem may be formed. Selection जो उसको अपन सक्सेस ले सकते हैं, और नॉन अपियरेंस जो उसे अपन फेलियर ले सकते हैं। ये अपन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर भी देखेंगे। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर अर्थमेटिक मीन जो क्या होता है, एन इंटू पी। एन जो वो नंबर ऑफ इवेंट कितनी बार करते हैं, जैसे सिक्के के केस में करें कि भाई 500 सिक्के को 500 बार उछाले तो हेड आने के चांसेस कितने, तो अपन कैसे कैलकुलेट करेंगे, 500 इंटू सक्सेस के चांसेस कितने, 1/2। तो 250 बार जो है वो सिक्के में हेड आने के चांसेस है। और वहीं पर स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे कैलकुलेट करते हैं, अंडर रूट जो कि अपन थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में पढ़ेंगे। और यहाँ पर क्रिटिकल वैल्यू या जेड जो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, एक्स नॉर्मली फॉर्मूला क्या होता है भाई, एक्स माइनस एक्स बार डिवाइडेड बाई स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। अब यहाँ पर एक्स बार की जगह क्या हो जाएगा, एनपी हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि अर्थमेटिक मीन जो वो ये है, और स्टैंडर्ड डेविएशन की जगह ये हो जाएगा। इफ नंबर ऑफ यूनिट्स आर द लार्ज टेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। और ये कहता है कि भाई जैसे जैसे यूनिट्स बढ़ती जाएगी वैसे वैसे वो क्या बनता जाएगा, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बनता जाएगा। टेस्ट फॉर द नंबर ऑफ सक्सेस। अब ये अलग अलग जो है वो 1 2 3 और 4 ये चारों टेस्ट है। फॉर्मूलों में ज़्यादा पहले जो घुसने की कोशिश नहीं करें, पहले नॉर्मल इसको समझ लें, और फिर अगर हो टाइम तो उसके बाद में जो इसको याद करने की कोशिश करें। नहीं होते नोट्स को 5-6 दिन तक सुबह और शाम को डेली देखें, ताकि आप फॉर्मूलों को जो पहचानना शुरू कर दोगे। ठीक है भाई, समझ पा रहे हो बात, क्लियर है यहाँ तक की। अब भाई ये जो है ये यहाँ पर इसके बाद में आगे जो है वो सारे के सारे फॉर्मूले हैं। स्टैंडर्ड एरर ऑफ सक्सेस जो है, स्टैंडर्ड एरर जो है वो कौन सा है, स्टैंडर्ड डेविएशन के जैसा का जैसा ही है। तो वहां पर क्या लिखे अपन ने, अंडर रूट NP क्यू, तो अंडर रूट NP क्यू वो का वो सेम। टेस्ट एट 5%। 5% कैसे चेक करेंगे, NP जो भी म्यू है अपन 5% जो कैसे चेक करते हैं, 5% मतलब कि 95% जो क्या होना चाहिए अपने को, कॉन्फिडेंस मिलना चाहिए। और 95% के लिए ये जो एरिया है वो कितना होता है, 1.96। ये कहाँ से आया सर, ये अपन ने टेबल जो दे रखी थी उसके हिसाब से। तो अगर 5% पे चेक करेंगे तो NP प्लस माइनस 1.96 जो भी स्टैंडर्ड डेविएशन है, अपन जैसे जब भी कैलकुलेट कर रहे थे तो अपन ने जब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में थोड़ी बात जहाँ भी बात की थी, तो अपन ने कहा था कि भाई एक्स बार और ये यहाँ से एक स्टैंडर्ड डेविएशन पीछे की साइड में आए और एक स्टैंडर्ड डेविएशन आगे की साइड में जाए, तो ये जो है ये 67 था या ऐसा कुछ जो एरिया कवर कर लेता है। ठीक है, तो वैसा वैसा अगर 95% की बात करें तो कितना स्टैंडर्ड डेविएशन 1.96 जो वो लेफ्ट साइड में, और 1.96 जो राइट साइड में जाए, तो ये कितना कवर कर लेता है, 95%। तो अपने को 95% अगर कवर करना है तो अपन क्या करेंगे, अगर NP प्लस माइनस 1.96 जो वो स्टैंडर्ड डेविएशन आ रहा है, स्टैंडर्ड डेविएशन की जगह अंडर रूट NP क्यों लिखेंगे, यहाँ पर स्टैंडर्ड एरर करेंगे क्योंकि सैंपल के हिसाब से देख रहे हैं। तो
वो क्या हो जाएगा हमारा, उसके हिसाब से टेस्ट एट 5% होगा। अगर हमें 1% चाहिए, 1% चाहिए मतलब हमें कॉन्फिडेंस कितना चाहिए, 99%, और 99 के लिए एरिया कितना है जेड का, 2.58। ठीक बात है भैया यहाँ तक। एक एक बार जो इनको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, बाकी इनको 4-5 दिन आप कंटिन्यू देखोगे तभी जाके ये याद होंगे। बाकी क्वेश्चन इसके फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन कम देखने को मिलते हैं, चाहे कोई भी एग्जाम हो, इनके अंदर फॉर्मूले से जो है सिंपल वाले जो फॉर्मूले वहां से ही क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड वाले जो है वो नहीं मिलते हैं यहाँ से क्वेश्चन। उसके बाद में टेस्ट फॉर द प्रपोर्शन ऑफ सक्सेस, जैसे कि पिछली बार भी जो ये कहाँ लगते हैं टेस्ट, इसके बारे में क्वेश्चन पूछे गए थे। टेस्ट फॉर द प्रपोर्शन ऑफ सक्सेस, कि भाई सक्सेस होने के प्रोबेबिलिटी कितनी है, यूं समझ लीजिए एक तरीके से। ये जो है वो क्या है, प्रपोर्शन, रेशियो प्रपोर्शन जो है कि उसका कितना प्रपोर्शन है उसके बारे में बात कर रहा है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, मीन प्रपोर्शन ऑफ सक्सेस जो वो क्या होगा, पी होगा। अब ये जो है यहाँ से फॉर्मूले है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ प्रपोर्शन जो क्या होगा, अंडर रूट पी क्यू अपॉन एन हो जाएगा। और फिर जो प्रपोर्शन जो है उसके, ये उसी फॉर्मूले को जो वो आगे इन्होंने लिखा है, पी क्यू अपॉन एन, और फिर जो है इसको आगे इसी फॉर्मूले का, अच्छा इसने आगे सॉल्व किया है ना, 1 मिनट में बता देता हूँ कैसे। अच्छा ये जो है वो अंडर रूट में एन रखना है, तो ये जो है वो एन का मतलब क्या है, इस एन की जगह आप ये भी लिख सकते हो, अंडर रूट एन इंटू अंडर रूट एन। तो इसने क्या कर दिया, इसको एक ऊपर ले लिया है, फिर ये जो है वो एन से एन जो वो इसको एन इंटू एन कर दिया अंडर रूट के अंदर, फिर जो ये एन से एन कट गया, पी क्यू डिवाइडेड बाई एन, और क्यू जो 1 - क्यू डिवाइडेड बाई एन, इसमें से जो कोई भी यूज हो सकता है। ठीक है भाई, इनको देखिएगा। अब इसके अंदर जो मैं ज़्यादा हेल्प नहीं कर पाऊंगा। उसके बाद में सिग्निफिकेंस ऑफ टेस्ट फॉर डिफरेंस बिटवीन द प्रपोर्शन, की दो के बीच में कितना है, इनका मतलब जरूर ध्यान रखिएगा। इफ टू सैंपल्स आर ड्रॉन फ्रॉम द डिफरेंट पॉपुलेशन, अगर अलग अलग पॉपुलेशन से लिए गए दो सैंपल, in such a case we take the hypothesis that the difference between the p1 proportion of success in the one sample and p2 the proportion of success in another sample is due to fluctuation of रैंडम सैम्पलिंग और नॉट। तो नल हाइपोथेसिस रखेंगे कि भाई डिफरेंस जो वो नहीं है, और फिर चेक करेंगे कि है या नहीं है। वो कैसे चेक करेंगे, ये इसका फॉर्मूला है। अब भाई इसको देखना पड़ेगा, इसमें और कोई ऑप्शन जो है वो आपके पास नहीं है। वैसा वैसा है टेस्टिंग बिटवीन द, फॉर्मूलों में ज़्यादा पहले ही कह रहे हैं, ज़्यादा नहीं घुसिएगा, इनका मतलब समझ लीजिएगा। बाकी फॉर्मूलों से रिलेटेड एक आध क्वेश्चन आ भी गया तो उस चक्कर के अंदर कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस के अंदर कॉस्ट ज़्यादा लगेगी, टाइम ज़्यादा लगेगा, उतना इसका बेनिफिट जो वो मिलेगा नहीं। टेस्टिंग द, और लिखना जरूरी है क्योंकि नोट्स के अंदर होना चाहिए, ताकि आप देखो तो पता नहीं, हो सकता है कहीं याद आ जाए, तुक्का लग भी जाए। टेस्टिंग द डिफरेंस बिटवीन टू प्रोपोर्शन अज्यूमिंग दैट यूनिवर्स डिफर इन प्रोपोर्शन, वहां पर मान रहे थे डिफर नहीं है, यहाँ पर डिफर मान रहे हैं, तो उस केस के अंदर ये फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, बाकी जो है वो सारा का सारा चेंज हो जाएगा, सॉरी बाकी सारा सेम रहेगा। और कंपैरिजन ऑफ सैंपल प्रोपोर्शन विद द पूल्ड प्रोपोर्शन, यहाँ पर क्या कर रहे हैं अपन, सैंपल का प्रोपोर्शन जो है उसका उसका और पूल्ड प्रोपोर्शन, मतलब कि बहुत सारे सैंपल का जो प्रोपोर्शन है, या एक तरीके से यूनिवर्स का प्रोपोर्शन है, उनके बीच कंपैरिजन करेंगे तो ये फॉर्मूला लगाएंगे। इसके बाद में आता है टेस्ट फॉर द सिग्निफिकेंस इन वेरिएबल, एजम्पशन फॉर टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस फॉर लार्ज सैंपल ऑफ वेरिएबल। ये चीजें भाई ध्यान से रखिएगा, पढ़िएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा है एजम्पशन से रिलेटेड। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, विद द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ यूनिट्स इन सैंपल द सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन कम्स नियरर टू नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ये सेम वो की हुई है। और
स्टेटिस्टिक्स आर जनरली द बेस्ट एंड अनबाइज्ड एस्टिमेट ऑफ द पैरामीटर। इस कारण स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पॉपुलेशन पता ना हो तो सैंपल का स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन या स्टैंडर्ड एरर जो वो यूज करते हैं। यहाँ पर अपन दूसरी चीज क्या एज्यूम कर रहे हैं कि भाई जो सैंपल के अपन ने जो भी कैलकुलेट कर रहे हैं स्टेट्स, वो सारे के सारे जो है वो क्या है, पॉपुलेशन के पैरामीटर के एक बेस्ट और अनबाइज्ड एस्टिमेट है। और इसी कारण जो है, इसी एजम्पशन के कारण हम क्या कर पाएंगे, अगर पॉपुलेशन के पैरामीटर अवेलेबल नहीं होंगे तो अपन क्या करेंगे, सैंपल के पैरामीटर जो है या सैंपल के स्टेट्स जो वो यूज करेंगे। ऑब्जेक्ट क्या है, क्यों अपन ये कर रहे हैं वेरिएबल के अंदर ये टेस्ट वगैरह, तो एक तो पॉपुलेशन के पैरामीटर अगर पता करने हैं तो उसके लिए, या फिर ऑब्जर्व और एक्सपेक्टेड वैल्यू में कंपैरिजन करना है तो उसके लिए, या फिर टेस्ट ऑफ कॉन्फिडेंस। टेस्ट ऑफ कॉन्फिडेंस जो वो एक तरीके से जस्ट ऑपोजिट किसका है, टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस का। सिग्निफिकेंस में वो कह रहा है कि क्या डिफरेंस जो 5% से ज्यादा है या नहीं है, कॉन्फिडेंस में कहेगा कि 95% कॉन्फिडेंट है या नहीं है कि दोनों में डिफरेंस नहीं है। ये फॉर्मूले हैं, इनको ज़्यादा इनके ऊपर जो है वो तवज्जो मत दीजिएगा, सिंपल सिंपल देखते रहिएगा। कुछ बैठ जाए तो बैठ जाए, बाकी इनके ऊपर ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत है नहीं, क्योंकि क्वेश्चन इनसे पूछा नहीं गया, कॉन्सेप्ट जो वो पूछा गया है। क्लियर है भाई? इसके बाद में आता है टी टेस्ट, एप टेस्ट और जेड टेस्ट वाला पार्ट। वो तो थे सैंपल साइज जब लार्ज है, 30 से ज्यादा है। अगर स्मॉल सैंपल है तो स्मॉल सैंपल के अंदर क्या होगा, assumption of larger sample will no longer be possible for us in the case of normal sample। जैसे लार्ज सैंपल में अपन क्या कह रहे थे कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, जबकि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता ही कब है, जैसे जैसे अपन ये साइज सैंपल के बढ़ाते हैं वैसे वैसे जो क्या होता है, ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो अगर सैंपल साइज छोटी होगी तो क्या ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बनेगा, क्या नहीं बनेगा। और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं बनेगा तो क्या इसकी जो लार्ज सैंपल वाली एजम्पशन है वो लगाना जो है वो, नहीं आज जो है वो सीधा नोट से ही पढ़ रहे हैं। इसमें सारी चीजें याद करने लायक है तो सीधा इसी में से ही पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर लार्ज सैंपल वाली जो है वो एजम्पशन रहेगी नहीं, इस वजह से अपन क्या करेंगे, सीधा स्मॉल सैंपल ही यूज करेंगे। स्मॉल सैंपल एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, इन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ स्मॉल सैंपल देयर इज डाउनवर्ड बायस। डाउनवर्ड बायस का मतलब क्या है कि जब सैंपल साइज छोटा होगा तो उसके स्टैंडर्ड डेविएशन की, स्टैंडर्ड एरर की वैल्यू जो क्या होगी, कम होगी। जैसे जैसे इस सैंपल की साइज बढ़ाते हैं वैसे वैसे क्या होता है, ये स्टैंडर्ड एरर जो है वो, जो पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन है उसके नजदीक आता जाता है। तो ध्यान रखिएगा कि अगर सैंपल साइज छोटी होगी तो उसके अंदर क्या होगा, डाउनवर्ड बाइज होगा। डाउनवर्ड बाइज मतलब कि छोटा होगा, उसकी वैल्यू कम होगी। शॉर्टर द साइज ऑफ सैंपल द वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन विल आल्सो बी लेसर एज कंपेयर टू द एक्चुअल स्टैंडर्ड एरर ऑफ द स्मॉल सैंपल। शॉर्टनेस शुड बी एडजस्टेड बाय मीन ऑफ सुटेबिलिटी ऑफ एज फॉलो। और ये क्योंकि छोटा होता है, ये जो स्टैंडर्ड डेविएशन है, अगर सैंपल छोटा है तो उसका स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू कम हो जाती है, तो उसको बढ़ाने के लिए क्या किया जाता है, ये फॉर्मूला लगाया जाता है। n-1 यहाँ जो वो डिग्री ऑफ फ्रीडम को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये जो चीजें हैं ये ध्यान रखिएगा, बाकी फॉर्मूला से ज्यादा ये वाली चीजें जो वो ध्यान रखनी है। उसके बाद में स्टूडेंट्स की डिस्ट्रीब्यूशन। काम किसने किया था, WS गॉसेट ने किया था, 1908 के अंदर किया था। इसने खुद के नाम से क्यों नहीं किया, क्योंकि जिस कंपनी में काम करता था उस कंपनी के अंदर ये रिसर्च कंपनी थी, और उसके अंदर उन्होंने कह रखा था कि भाई यहाँ से जो भी होगा वो कंपनी के नाम से जो है वो रिसर्च पेपर पब्लिश होंगे। तो फिर इसने अपने नाम से नहीं, इसका जो है मतलब पेन नेम, मतलब जो ऑथर की जगह नाम लिखता है वहां पर उसने स्टूडेंट या फिर स्टूडेंट के नाम से अपने रिसर्च जो है वो क्या करवाई थी, पब्लिश करवाई थी, और आगे इसको स्टूडेंट टी डिस्ट्रीब्यूशन कहना शुरू हुए। एजम्पशन क्या है भाई, इसकी एजम्पशन प्रॉपर्टीज और इसकी जो एप्लीकेशन है, पिछली बार एप्लीकेशन से क्वेश्चन था शायद, टी डिस्ट्रीब्यूशन के एप्लीकेशन पे क्वेश्चन था। ये चीजें बहुत अच्छे से जो वो याद कीजिएगा, लर्न कीजिएगा।
समझने लायक इनके अंदर चीजें कम है और रटने लायक चीजें ज्यादा है। पॉपुलेशन फ्रॉम विच ए स्मॉल सैंपल हैज बीन सेलेक्टेड इज नॉर्मल, कि जो जिस पॉपुलेशन से ये लिया गया है वो जो है वो नॉर्मल है। सैंपल जो वो रैंडम लिया गया है, और स्टैंडर्ड डेविएशन पॉपुलेशन का जो पता नहीं है। ये चीजें ध्यान रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। प्रॉपर्टीज क्या है, इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं, तो टी डिस्ट्रीब्यूशन इज आल्सो बेल शेप्ड और सिमेट्रिकल लाइक स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, की ये जो टी डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो भी बेल शेप्ड होगा और नॉर्मल जैसा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसके जैसा ही होगा। इसकी भी रेंज जो वो नेगेटिव इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी चलेगा, जैसा कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन चलता है। ये जो है वो किधर से किधर तक चलता है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस की इन्फिनिटी तक चलता है। द टी डिस्ट्रीब्यूशन इज फ्लैटर देन द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ये ध्यान रखिएगा भाई। ये कहता है कि ये जैसे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है तो टी डिस्ट्रीब्यूशन जो वो क्या होगा, इससे ज्यादा फ्लैट होगा। इससे ज्यादा क्या होगा, फ्लैट होगा। मतलब कि अपन ने मैसो प्लटे और क्या नाम थे उसके, एक तो मैसोकोटिक था, एक प्लेटिकोटिक था। मैसो प्लेटी, और तीसरा क्या था भाई, याद आ रहा है क्या? लेप्टोकोटिक था, सबसे बड़ा जो था वो लेप्टो था, है ना शायद। लेप्टोकोटिक, हाँ बिल्कुल। तो ये क्या कह रहा है कि ये जो है वो क्या होगा, ज्यादा फ्लैट होगा। किस तरीके का होगा, प्लेटिकोटिक जैसा होगा। और प्लेटिकोटिक जैसा होगा इसका मतलब क्या है, इसका जो मीन होगा इस टी डिस्ट्रीब्यूशन का, वो मीन जो क्या होगा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से कम होगा। लेकिन यहाँ पर अगर देखेंगे साइड के अंदर तो ये क्या होगा, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से इसकी वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी। ये प्रॉपर्टी थोड़ी ध्यान रखिएगा क्योंकि ये इसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। उसके बाद में कहा है कि जैसे जैसे सैंपल साइज बढ़ाएंगे वैसे वैसे ये भी क्या होता जाएगा, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बनता जाएगा। टी डिस्ट्रीब्यूशन इज लोअर एट द मीन, मीन पे कम होगा, और हायर एट द टेल्स, जो टेल्स है उसकी पूंछे जो भी है वहां पर ये क्या होगा, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से ज्यादा होगा। द स्टैटिस्टिक्स ऑफ द टी डिस्ट्रीब्यूशन डिपेंड अपॉन द डिग्री ऑफ फ्रीडम, द शेप ऑफ टी डिस्ट्रीब्यूशन विल बी डिफरेंट फॉर एवरी डिग्री ऑफ फ्रीडम, कि जैसे जैसे डिग्री ऑफ फ्रीडम चेंज करेंगे वैसे वैसे टी डिस्ट्रीब्यूशन भी जो क्या होता जाएगा, चेंज होता जाएगा। The variance of the t distribution is more than 1, but approaches 1 as the degree of freedom and size of the sample increases. ये ध्यान रखिएगा, वेरिएंस जो वो क्या होगा, नॉर्मली एक से ज्यादा होगा, लेकिन जैसे जैसे डिग्री ऑफ फ्रीडम बढ़ाओगे और सैंपल साइज बढ़ाओगे वैसे वैसे ये क्या होता जाएगा, वेरिएंस जो वो एक के नजदीक आता जाएगा। मीन का और यहाँ पर दोनों में फर्क है। मीन के केस के अंदर जो मीन के अंदर क्या कहा गया है कि मीन जो वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से कम होगा, क्योंकि ये प्लेटिकूटिक है, इसका फैलाव ज्यादा है, तो मीन कम होगा। वेरिएंस जो इसका क्या होगा, नॉर्मली एक से जो ज्यादा होगा, लेकिन जैसे जैसे सैंपल साइज और डिग्री ऑफ फ्रीडम बढ़ाओगे वैसे वैसे ये क्या होता जाएगा, एक के नजदीक आता जाएगा। अगर इनफाइनाइट डिग्री ऑफ फ्रीडम है तो टी डिस्ट्रीब्यूशन का स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, तो टी डिस्ट्रीब्यूशन और स्टैंडर्ड जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है उसका जो क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। द डिग्री ऑफ फ्रीडम आर इंडिकेटेड बाय न्यू, ये समझिएगा, ये यहाँ पर जैसे दे रखा है, ये नॉर्मली जो वो क्या है, टी डिस्ट्रीब्यूशन है, ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। जैसे जैसे डिग्री ऑफ फ्रीडम आप बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे ये क्या होता जाएगा, ये जैसे जैसे डिग्री ऑफ फ्रीडम जो बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे ये क्या होता जाएगा, ऊपर होता जाएगा। फिर और बढ़ा दोगे तो ये अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, धीरे 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 लास्ट जाके नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के जैसा का जैसा हो जाएगा, अगर इन्फिनिटी कर दी जाए तो। एप्लीकेशन कहाँ है, इस पे क्वेश्चन आया था पिछली बार शायद। टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ द मीन ऑफ द रैंडम सैंपल पॉपुलेशन वेरिएंस इज अननोन। एक तो टू टेस्ट द सिग्निफिकेंस ऑफ द मीन ऑफ ए रैंडम सैंपल पॉपुलेशन वेरिएंस अगर पता नहीं है, और अपने को पता करना है क्या, टेस्ट करना है सिग्निफिकेंस का, वो भी किसका, मीन ऑफ द रैंडम सैंपल, कि भाई ये जो मीन है वो सही है या नहीं है, तो वहां पर यूज कर सकते हैं। यहाँ पर चारों के बारे में थोड़ा छोटा छोटा लिख रखा है क्या किस तरीके से होगा।
बाकी मेनली ये वाला पार्ट जो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है इससे आगे वाला है, टू टेस्ट द सिग्निफिकेंस ऑफ डिफरेंस बिटवीन द टू सैंपल मीन, और टू टेस्ट द सिग्निफिकेंस ऑफ डिफरेंस बिटवीन द सैंपल मीन, और टू टेस्ट द सिग्निफिकेंस ऑफ ऑब्जर्व्ड कोरिलेशन कोएफिशिएंट, ये पहला जैसे दे रखा है। टेस्टिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ मीन इन ए स्मॉल सैंपल टी टेस्ट, तो नल हाइपोथेसिस क्या रखेंगे कि जो हमने स्मॉल सैंपल का जो हमने मीन कैलकुलेट किया है और जो पॉपुलेशन का मीन है वो दोनों क्या है, सेम है। अगर इसी के अगर कोई सेम है, ये बराबर कर दीजिएगा ना, ये इक्वल टू कर दीजिएगा। यहीं पर अगर अल्टरनेट हाइपोथेसिस होगा तो वो क्या होगा कि सेम नहीं है, या तो वो ज्यादा है या कम है, इस तरीके से रखेंगे। फिर लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस तय करेंगे, फिर अनबाइज्ड एस्टिमेट ऑफ पॉपुलेशन करेंगे, वही x माइनस एक्स बार अपॉन एन माइनस वन, यहाँ डिग्री ऑफ फ्रीडम जो वो क्या होगा n माइनस वन होगा। फिर जो वो कैलकुलेट करेंगे टी स्टैटिस्टिक्स, और वो कैसे करेंगे, ये जो s के ऊपर जो टॉपिक लगा रखी है वो जो क्या है, पॉपुलेशन का जो स्टैंडर्ड डेविएशन है उसके बारे में बात कर रहा है। अगर अनबाइज्ड एस्टिमेट है तो उस केस के अंदर ये लगाएंगे, और अगर इफ वी यूज सैंपल स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन यूज कर रहे हैं तो उस केस के अंदर ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। इस पे ज़्यादा ध्यान मत दीजिएगा, ठीक है, लिखना जरूरी था, बाकी इस पे ज़्यादा क्वेश्चन आने के चांसेस नहीं है। और फिर क्रिटिकल वैल्यू ऑफ टी स्पेसिफाइड डिग्री ऑफ सिग्निफिकेंस एंड n माइनस वन डिग्री ऑफ फ्रीडम से करेंगे। अगर कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ टी जो वो टेबुलेटेड वैल्यू है सेकंड वाले में उससे ज़्यादा आ रहा है तो उस केस के अंदर रिजेक्ट करेंगे, अदरवाइज जो क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। फॉर्मूला में भाई ज़्यादा घुसने की कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि इतने फॉर्मूले जो है वो ना याद हो पाएंगे और ना अपन इसके बारे में याद कर सकते हैं इतनों का। फिर जो है सिग्निफिकेंस ऑफ डिफरेंस बिटवीन टू सैंपल मीन, दो सैंपल मीन उनके बीच में डिफरेंस है कि नहीं है उस बारे में चेक करना है। तो बाकी सब सेम रहेगा, टी जो क्या हो जाएगा एक्स बार वन माइनस एक्स बार टू, और ये फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, बाकी सब प्रोसेस सेम रहेगा। फिर ये एस जो है उसकी भी कैलकुलेशन जो है चेंज हो जाएगी, ये फॉर्मूला चेंज होगा, बाकी प्रोसेस के हिसाब से देखें तो बाकी सारा सारा सेम रहेगा। और डिफरेंस इन द पेयर टू, डिफरेंस बिटवीन द टेस्ट पेयर सैंपल, सैंपल जो वो को रिलेटेड है या नहीं है इसके बारे में बात कर रहे हैं। एजम्पशन ऑफ टी टेस्ट जो वो ये मानेंगे कि इंडिपेंडेंट है। देखो सैंपल अगर को रिलेटेड है, एजम्पशन ऑफ टी टेस्ट जो है वो क्या है, ये मानेंगे कि भाई इंडिपेंडेंट है। फेल होगी तो अपन क्या करेंगे, कांट यूज टी टेस्ट। सैंपल आर सेड टू बी को रिलेटेड और डिपेंडेंट, ये आगे ये वाला समझ नहीं आया तो ये वाला पढ़ लीजिएगा। सैंपल आर सेड टू बी को रिलेटेड और डिपेंडेंट व्हेन द एलिमेंट इन वन सैंपल आर रिलेटेड टू दोज इन द अदर इन एनी सिग्निफिकेंट मैनर। अगर पहले सैंपल में और दूसरे सैंपल के अंदर जो है जो डाटा दे रखे हैं वो किसी भी तरीके से सिग्निफिकेंट तरीके से वो आपस में को रिलेटेड है, तो अपन क्या कहेंगे, वो इंडिपेंडेंट नहीं है और वो को रिलेटेड है। जबकि अपन यहाँ चेक क्या कर रहे हैं, अपन चेक कर रहे हैं भाई डिफरेंस जो वो सिग्निफिकेंट है या नहीं है। इसमें फिर ये फॉर्मूले हैं, देख लीजिएगा एक बार, बाकी ज्यादा काम का जो है वो है नहीं। उसके बाद में टेस्ट ऑफ द सिग्निफिकेंस ऑफ ऑब्जर्व्ड कोएफिशिएंट इन स्मॉल सैंपल टी टेस्ट, कोरिलेशन कोएफिशिएंट चेक कर रहे हैं। हाइपोथेसिस जो वो क्या होगी, दैट द वेरिएबल इन द पॉपुलेशन आर नॉट कोरिलेटेड एंड द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन ऑफ पॉपुलेशन इज जीरो। हम ये मानेंगे कि पॉपुलेशन का कोरिलेशन कोएफिशिएंट कुछ है नहीं, जीरो है। और फिर ये फॉर्मूला लगा के डिग्री ऑफ फ्रीडम की जगह n माइनस टू, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, ये यहाँ पर अलग हो गया, n माइनस टू है, बाकी जगह n माइनस वन था। उसके बाद में फिशर जेड टेस्ट, प्रोफेसर रोनाल्ड फिशर ने दिया था। किसने दिया था, ये तो सबसे इम्पोर्टेंट है, बाकी इसमें ज़्यादा डरने की जरूरत है नहीं। क्वेश्चन जो अपन लास्ट में डिस्कस कर लेंगे, क्वेश्चन सिंपल सिंपल से ही आते हैं, पर नोट्स को 2-3 बार जरूर देखिएगा ताकि आप इनमें थोड़ा बहुत पहचानना शुरू करो। रोनाल्ड फिशर जो है जेड टेस्ट, इसने क्या किया था, इसने टी डिस्ट्रीब्यूशन को यूज किया था। इसने टी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए क्या किया था, एक ट्रांसफॉर्मेशन का सिस्टम लेके आया था। कि इसमें सबसे बड़ी दिक्कत टी डिस्ट्रीब्यूशन में ये थी कि सैंपल साइज छोटी है, तो उसने उसके लिए क्या किया था, एक ट्रांसफॉर्मेशन का फॉर्मूला लेके आया कि इसको ट्रांसफॉर्म कर दो ताकि ये क्या करेगा, बड़े सैंपल के जैसा काम करेगा। टू टेस्ट द सिग्निफिकेंस ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट, ध्यान रखिए कि ये कोरिलेशन कोएफिशिएंट के बारे में बात कर रहे हैं, स्मॉल सैंपल। रोनाल्ड फिशर जो है उसने एक डिवाइस किया था, डिवाइस मतलब कि ये जेड ट्रांसफॉर्मेशन का फॉर्मूला दिया था, अकॉर्डिंग टू विच द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज ट्रांसफर्ड इनटू जेड स्टैटिस्टिक्स, और उसको जेड के अंदर
कन्वर्ट करने के लिए उसने फॉर्मूला दिया था, और उसी वजह से इसका नाम भी जो वो जेड टेस्ट है। देयरफॉर दिस इज मेथड इज नोन एज फिशर्स जेड टेस्ट और जेड ट्रांसफॉर्मेशन। उसने कहा कि जो आर है, आर जो किसके लिए यूज कर रहा है, सैंपल के लिए जो है, ये फॉर्मूला जो है उसने क्या कहा, जो भी आपका फॉर्मूला उसमें क्या करो, ये करो तो ये क्या हो जाएगी, इसकी जेड की वैल्यू आ जाएगी, मतलब कि ये फिर बड़े सैंपल के जैसा काम करेगा। यूज क्या होगा इसका, ऑब्जर्व वैल्यू ऑफ आर डिफरेंस विद द कंप्यूटेड वैल्यू इज सिग्निफिकेंट और नॉन सिग्निफिकेंट। वो कह रहा है कि जो अपन ऑब्जर्व करेंगे आर की, मतलब कि जो एक्चुअल में होगी, उसको डिफरेंस जो वो सिग्निफिकेंट है या नहीं है। डिफरेंस बिटवीन द कोरिलेशन कोएफिशिएंट ऑफ टू सैंपल, या फिर दो सैंपल के बीच में भी कंपेयर करने के लिए अपन इसको यूज कर सकते हैं। प्रोसीजर जो क्या होगा, सबसे पहले तो आर को क्या करेंगे, जेड में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ ध्यान रखिएगा ये आर जो है, और जब सैंपल के लिए बात कर रहे हैं, जेड एस जो है सैंपल के लिए ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, तो वहाँ आर यूज कर रहे हैं, और बाकी पॉपुलेशन के लिए उसी आर की जगह पी यूज कर रहे हैं ना। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन ऑफ पॉपुलेशन, पी जो है वो उसको कन्वर्ट कर रहे हैं। ये log 10 और ये इस तरीके से फॉर्मूला दिया था। फिर इसने स्टैंडर्ड एरर जो कैलकुलेट करना है, फिर सिग्निफिकेंस रेशियो, इसके बाद वाला जो ज़्यादा नहीं करो, तो ये वाला ध्यान रखिएगा भाई। ये डिसीजन का जो है वो इस तरीके से होगा, तो ये थोड़ा सा इस पर इंपॉर्टेंट लगा दीजिएगा। जेड एस माइनस जेड पी डिवाइडेड बाई स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ जेड जो भी है वो, अगर 1% रख रहे हैं तो 2.58, और 5% रखते हैं तो 1.96, और पूरा सर्टेन होना है तो 3 से ज़्यादा रखेंगे। उसके बाद में एक ये एफ टेस्ट है, वेरिएंस रेशियो टेस्ट, एफ टेस्ट। आर ए फिशर और अ, ये जॉर्ज डब्लू, ये क्या नाम है पता नहीं इसका भाई, इन दोनों ने मिलके ये एफ टेस्ट जो वो दिया, यूज टू टेस्ट द सिग्निफिकेंस ऑफ डिफरेंस बिटवीन द टू वेरिएंसेज। ये ध्यान रखिएगा, ये किसके लिए, वेरिएंस रेशियो का मतलब क्या है, दो वेरिएंस है उनके अंदर डिफरेंस कितना है उसके बारे में बात करेगा। यूजिंग द एफ टेस्ट इट इज असर्टेन वेदर द टू सैंपल आर टू बी रिगार्डेड एज ड्रॉन फ्रॉम द नॉर्मल पॉपुलेशन हैविंग द सेम वेरिएंस और नॉट, उसके बारे में बात करेंगे। प्रोसीजर है, इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा, दोनों का जो अपन क्या करेंगे, वेरिएंस कैलकुलेट करेंगे, और जिसका वेरिएंस ज्यादा आएगा उसको ऊपर रखेंगे, और जिसका वेरिएंस कम आएगा उसको जो है वो नीचे रखेंगे। अब क्योंकि ऊपर वैल्यू ज्यादा रख रहे हैं, इस वजह से हमेशा ही क्या होगा, इसकी वैल्यू एक से ज्यादा ही आएगी। डिग्री ऑफ फ्रीडम जो वो सैंपल हैविंग लार्जर वेरिएंस, उसको अपन क्या करेंगे, उसके लिए उसकी जो भी डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी उसको V1 लेंगे, और जो स्मॉल सैंपल जिसका वेरिएंस कम है उसको, उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम जो उसको क्या लिखेंगे, V2। सर ऐसा क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर टेबल जो वो अलग तरीके से देखा जाएगा। टेबल के अंदर इस साइड में क्या होगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ स्मॉलर वेरिएंस और डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ लार्जर वेरिएंस, ये इस तरीके से देखेंगे। स्मॉलर का जस्ट 3 है और लार्जर वाले का 5 है, तो 3 और 5 जो है उनका इस तरीके से यहाँ जो वैल्यू होगी उसको डिसाइड करेंगे। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज सिंपल सी है, ये मेनली सारी इस फॉर्मूले के बेस पे ही है। दो, पहली बात तो 2 नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा, सबसे पहली बात तो ये है। दूसरा है वैल्यू ऑफ एफ इज ऑलवेज पॉजिटिव, क्योंकि अपन स्क्वायर जो वो यूज कर रहे हैं इस वजह से हमेशा पॉजिटिव होगा। और इसका डिस्ट्रीब्यूशन जो वो क्या होगा, स्क्यूड होगा, और जैसे जैसे डिग्री ऑफ फ्रीडम इंक्रीज करेंगे ये भी क्या होता जाएगा, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता जाएगा। जैसे कि डिग्री ऑफ फ्रीडम 2/12 है, सबसे कम है, तो उस केस के अंदर ये इस तरीके से, फिर जो वो थोड़ा सा ये राइट साइड में ना 8/12, और फिर जो वो और ज़्यादा आपने डिग्री ऑफ फ्रीडम 50-50 कर दिया, यहाँ पर 2 है, V1 और V2, तो ये क्या हो जाएगा, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। सेपरेट एफ डिस्ट्रीब्यूशन फॉर एवरी पेयर, जैसे कि ये 2/12 के लिए अलग है, इसके लिए अलग है, और इसके लिए 50-50 के लिए अलग है। रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी जो है इसकी एक ये भी है, इवन फ्रीडम डिग्री ऑफ, जैसे कि वो कह रहा है कि जो V1 है और V2 को आप चेंज कर दोगे, V1 और V2 को चेंज कर दोगे, यहाँ पर तो क्या है, जैसे स्मॉलर वाला जैसे V1 लिया और यहाँ V2 के हिसाब से लिया, वो कह रहा है कि इस V2 को और इस V1 को आपस में चेंज कर दोगे तो ये वैल्यू भी क्या हो जाएगी, पूरी चेंज हो जाएगी। मतलब कि 1/n जिस तरीके से काम करता है ना, रेसिप्रोकल हो जाता है उल्टा वैल्यू, उस तरीके से ये काम करेगा। रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी, व्हेन फ्रीडम डिग्री ऑफ न्यूमरेटर और द डिनोमिनेटर आर म्यूचुअली चेंज्ड, then left side area of the distribution is equal to the reciprocal of the value of
अपॉन राइट हैंड साइड, तो दोनों जो है वो पूरे तरीके से चेंज हो जाएंगे। एजम्पशन नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, रेंडमली लिए गए हैं, इंडिपेंडेंट है। वेरिएंस रेशियो जो वो एक या एक से ज़्यादा होगा, कारण आपको पता है कि भाई जो बड़ी वैल्यू उसको ऊपर रख रहे हैं, छोटी वैल्यू उसको नीचे रख रहे हैं, इस वजह से हमेशा जो उससे एक से ज़्यादा होगा। इट इम्प्लाइज दैट द वेरिएंस बिटवीन द ईच ग्रुप इज इक्वल टू ऑल ग्रुप, और ये जो बेस्ड ऑन द होमोजेनिटी, ये मानता है कि भाई सबके अंदर बराबर है, तो ये क्या मानेगा, वेरिएंस विद इन ईच ग्रुप इज इक्वल टू ऑल ग्रुप्स। एक ग्रुप के अंदर जितना है वही सब ग्रुप के अंदर वेरिएंस उतना ही है। द वेरिएंस रेशियो कैन नेवर बी नेगेटिव नंबर, क्योंकि अपन स्क्वायर यूज कर रहे हैं, इस वजह से ये नेगेटिव नहीं होगा। जितने भी टेस्ट है उनके बीच में जो लिमिटेशन बेचारों की, वैसे ऐसी कोई खास लिमिटेशन तो नहीं है पर लिखी गई है। पहला तो कहा गया कि भाई इसको यूज करते वक्त आदमी समझदार होना चाहिए ताकि वो इसका इंटरप्रिटेशन अच्छे से ले सके। दूसरा लिखा है कि स्टैटिस्टिकल रिजल्ट कैन नॉट बी सेड टू इनफॉलिबल प्रूफ ऑफ द, वो ये कह रहा है कि अगर कोई हाइपोथेसिस को आप रिजेक्ट कर रहे हो या एक्सेप्ट कर रहे हो तो वो कोई 100% श्योरिटी नहीं देगा, और स्पेशली अगर स्मॉल सैंपल है तब तो आप उसके बारे में ज़्यादा श्योर हो ही नहीं सकते। तो, तीसरा ये कह रहा है कि भाई प्रोबेबिलिटी के बेस पे जो डिपेंडेंट जो ये डिसीजन दे रहा है वो कैसे दे रहा है, प्रोबेबिलिटी के बेस पे दे रहा है कि भाई 95% या 5%, तो वो कह रहा है कि सर्टेन तो कभी भी ये होगा ही नहीं। और वो कह रहा है कि ये तो बता देगा कि भाई नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट है, कि भाई बात गलत है, लेकिन वो उसका कारण नहीं बताएगा। पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक वैसे दे आपने सिलेबस में नहीं है, पर क्वेश्चन कुछ भी पूछा जा सकता है, इस वजह से इसको थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा डिफरेंस में। इसमें जो एजम्पशन बनाई जाती है, एजम्पशन पैरामेट्रिक के अंदर एजम्पशन किससे रिलेटेड, पॉपुलेशन से रिलेटेड, वहां नहीं बनाई जाती, या मीन वैल्यू को कंसिडर किया जाता है। नॉन पैरामेट्रिक के अंदर मीडियन को कंसिडर किया जाता है। यहाँ कोरिलेशन के लिए कार्ल पियर्सन यूज होता है, वहां पर कोरिलेशन के लिए स्पेरमैन यूज होता है। यहाँ पर नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन मानते हैं, वहां पर आर्बिट्रेरी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन मानते हैं। ये इंटरवल डाटा के लिए और वो नॉमिनल डाटा के लिए, चार टाइप के डाटा होते हैं। जो बेसिक स्टेट्स की शुरुआत वाला जो इंट्रोडक्शन ऑफ स्टेट्स जब पढ़ेंगे ना, तो ये चीज जो वो समझ आ जाएगी, नॉमिनल, ऑर्डिनल, और ये जो डाटा है इंटरवल और ये रेशियो। एप्लीकेशन जो है ये इसके सिर्फ वेरिएबल पे होगी, उसके वेरिएबल और एट्रीब्यूट दोनों पे होगी। इसके टी टेस्ट, जेड टेस्ट ये जो है इसके हैं, और उसका काई स्क्वायर, मैन विटनी और बाकी और भी है। वैल्यू ऑफ टी, जैसे जेड की टेबल की वैल्यू होती है वैसे वैसे टी की वैल्यू होती है, बाकी की तो याद करो जरूरी नहीं, लेकिन ये 5% डिग्री ऑफ फ्रीडम, और ये इन्फिनिटी की थोड़ी बहुत देख लीजिएगा। इन्फिनिटी की टी वैल्यू और जेड वैल्यू जो वो सेम वैल्यू होगी। अगर इन्फिनिटी पे देखोगे तो जेड की और नॉर्मल कर्व जो है जेड की वैल्यू जो है वो दोनों सेम होगी। सर इसमें से क्वेश्चन आएंगे तो फिर करेंगे कैसे, क्वेश्चन बहुत सिंपल आते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। पेपर 2 हाँ भाई ये जो है वो क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन कि लार्ज सैंपल साइज से आपका क्या मतलब है, कितने कितने को लार्ज सैंपल साइज मानेंगे। पहला एक्सीड 10, बी एक्सीड 30, सी एक्सीड 100, और डी
नन ऑफ द वो। आंसर दीजिए भाई फटाफट। टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ एट्रीब्यूट डिस्कस्ड इन लार्ज सैम्पलिंग। टेस्ट फॉर नंबर ऑफ सक्सेस टेस्ट फॉर proportion of सक्सेस। उसके बाद में टेस्ट फॉर डिफरेंस बिटवीन proportion और ऑल ऑफ द अबव। भाई इन दो का आंसर दीजिए। पहले का तो बी, सबका ही बी है, दूसरे का बताओ भाई। कौन से का आंसर समझ नहीं आया भाई? इस वाले का? फर्स्ट वाले का या सेकंड वाले का? आपने शायद क्लास लेट ज्वाइन की थी तो उस हिसाब से हो सकता है। ये पहले वाले लार्ज सैंपल वाले के अंदर डिस्कस किया था। ये लार्ज सैंपल वाले के अंदर लिखा हुआ था, वो सेम ही है। उसके टेस्ट जो वो ये चीजें यूज करते हैं। कौन से वाले का? दोनों ही, जो वो पहले वाले की क्लास देखनी पड़ेगी आपको, उसके अंदर ही जो डिस्कस होगा, उसके अंदर 30 से ज्यादा वाले को जो लार्ज सैंपल कहा जाता है, और उसके अंदर ये जो टेस्ट है तीनों के, ये जो है वो दे रखे हैं। उसके बाद में नेक्स्ट है ये वाले। आप वाली आपने जब से देखना शुरू किया था वहां से जो ये वाले क्वेश्चन है दो। एक तो है कि एजम्पशन ऑफ टी टेस्ट क्या है। एक तो जहां से पॉपुलेशन ली गई है वो नॉर्मल है। ठीक है, मैं शॉर्ट ही लिख रहा हूँ। पॉपुलेशन जहां से ली गई वो नॉर्मल है। दूसरा जो वो पॉपुलेशन जो ली सैंपल जो लिया गया वो रैंडम लिया गया है। और एक स्टैंडर्ड डेविएशन जो वो टी टेस्ट में क्या था भाई? आप बताओ स्टैंडर्ड डेविएशन, ये आप बताओ कि भाई नॉन था या अननोन था? टी टेस्ट के अंदर एजम्पशन बताओ भाई, नोन था या अननोन था वो बताओ। एप टेस्ट और टी टेस्ट जो है वो रिलेटेड विथ है सिग्निफिकेंस टेस्ट ऑफ स्मॉल सैंपल विथ लार्ज सैंपल बोथ और नन ऑफ। नोन नहीं था भाई, अननोन था, लिखा हुआ था ना अननोन। और ऑप्शन दे रखा है ऑल ऑफ द वो, ऑल ऑफ द। इस वाले में क्या होगा भाई? इसका बताओ अब। एप टेस्ट टी टेस्ट, इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द बो। और इसका जो है वो एप टेस्ट टी टेस्ट वाले का बताओ किससे रिलेटेड है? स्मॉल टेस्ट है ना?
तो भाई अल्टीमेटली आपको नोट्स जो वो बार बार रिवीजन करना है, तो ये आपके काम बन जाएंगे, इसमें से दिक्कत नहीं आएगी। फॉर्मूला में ज़्यादा नहीं पढ़िएगा, फॉर्मूला से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत कम है कि फॉर्मूला पूछा जाए। और नोट्स में लिखे जरूर गए हैं ताकि आप देखो तो हो सकता है कि थोड़ा बहुत आपको याद आ जाए। बाकी अल्टीमेटली फॉर्मूलों में ज़्यादा जो घुसने की जरूरत नहीं है, उससे क्वेश्चन कम पूछे जाते हैं कि फॉर्मूलों के हिसाब से क्वेश्चन बनाया जाए और आप जो करने को कहे उसके चांसेस जो है ना के बराबर है। तो ज़्यादा फॉर्मूले जो है वो याद करने के चक्कर में नहीं रहे। एजम्पशन, प्रॉपर्टी, लिमिटेशन और कहाँ यूज होते हैं, ये चीज़ें जो वो अच्छे से पढ़े और अच्छे से याद रखें। क्लियर है भाई? क्लियर है? तो यहाँ तक का देखिएगा, कोई डाउट आए तो बताइएगा। बाकी फॉर्मूलों में ज़्यादा घुसने की जरूरत है नहीं, क्योंकि अगर एक आध क्वेश्चन आ भी गया तो वो कॉस्ट बेनिफिट के हिसाब से अपने लिए ज़्यादा नुकसानदायक है। उसको याद करने में अपन 3-4 दिन वेस्ट करेंगे, एक क्वेश्चन आएगा, उससे अच्छा है कि आप थर्ड पेपर के अंदर वाद्य यंत्र याद करोगे तो वो ज़्यादा आसान और उससे क्वेश्चन आएगा तय है। बहुत बहुत धन्यवाद। हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, पढ़ते रहे। हाँ, अभी कर देते हैं।